हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त अमर तिवारी। और फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बॉम गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका इस शानदार सुबह में। और नॉलेज स्काई आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है उसी सीरीज़ में। ये सुबह 6 बजे की क्लासेज है जिसमें हम डेली करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। कुछ दिनों से ये क्लास नहीं मिल पा रही तो उसके पीछे रीज़न था क्योंकि हम कुछ नए तरीके से इस क्लास को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में हमने यहाँ पर चीज़ें वापस से जो है स्टार्ट करें आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो ये हमारी दोस्तों जो करंट अफेयर की क्लास है इसको हम थोड़े नए तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिटेल्स और एमसीक्यू दोनों आप सभी के साथ लेंगे। और ये जो क्लासेस हैं यूपीएससी, यूपीएससी, ईपीएफओ, सीएससी, स्टेट पीएससी और बैंक एग्ज़ाम के और टारगेट करके रखी गई। और ये जो क्लासेस हैं बाईलिंगुअल हैं। ये जो क्लासेस हैं ये दोस्तों कैसी हैं, बाईलिंगुअल हैं, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को हम आपके साथ शेयर करने वाले हो। मैं हूं आपका दोस्त अमर तिवारी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जुलाई का करंट अफेयर है तो सबसे पहले हम जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 1 जुलाई को होता है डॉक्टर्स डे, 6 जुलाई को होता है आपका वर्ल्ड जूनोसिस डे, उसके बाद 11 जुलाई को होता है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और 17 जुलाई को होता है आपका वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस और 18 जुलाई को होता है आपका इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। और वहीं 28 जुलाई को होता है आपका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आपका कब होता है? 28 जुलाई को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का पहला करंट अफेयर की जो न्यूज़ रही वो ये रही कि जो 4th एडिशन है वर्चुअल मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन हेल्थ की मीटिंग जो है वो चौथा इसका एडिशन है जो हुआ है रिसेंटली अभी। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें तो ये जो वर्चुअल मिनिस्ट्रियल क्लाइमेट चेंज जो मीटिंग होती है आपकी, वर्चुअल मिनिस्ट्रियल क्लाइमेट चेंज की ये जो मीटिंग होती है आपकी, इसको 3 लोग मिलकर हेड करते हैं। यूरोपियन यूनियन हेड करती है, चाइना हेड करती है और कनाडा जो है वो हेड करती है। 3 लोग मिलकर इसको हेड करते हैं। और इस बार इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन किया है, इंडिया को जो रिप्रेजेंट किया है वो हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है। और ये जो आपकी मीटिंग होती है बेसिकली ये देखती है कि जो कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिक रिकवरी में कैसा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको फॉलो करना होगा। साथ ही क्लाइमेट एक्शंस के तहत जो स्टेप्स डिफाइन करे गए हैं, जो स्टैंडर्ड सेट करे गए, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो हमारी वर्चुअल मिनिस्ट्रियल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग होती है, ठीक है, इसका जो टारगेट होता है वो टारगेट ये होता है कि भाई जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। जो विभिन्न देशों की सरकारें, जो गवर्नमेंट हैं, वो एज़ पर द स्टैंडर्ड काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट को स्टैंडर्ड माना गया है। और पेरिस एग्रीमेंट जो है, ठीक है, वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत बनाया गया एक स्टैंडर्ड सेट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो हमारी अगली जो न्यूज़ है दैट इज़ दी बांग्लादेश लॉन्चेस डिजिटल हार्ट फॉर सेक्रीफिशियल एनिमल। सेक्रीफिशियल एनिमल्स क्या होते हैं? जैसे हम बात करें भी ईद उल अजहा का जो एक त्यौहार आने वाला है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ जानवरों की बलि दी जाती है। ठीक है। तो उन्हें सेक्रीफिशियल एनिमल्स बोला गया है। तो बांग्लादेश ने क्या किया है? डिजिटल हार्ट लॉन्च किया। अब क्यों किया है ये हम सिंपली समझ सकते हैं। हमसे ही पता है कि कोरोना पैंडेमिक का ये समय चल रहा है, उस वजह से जो लोगों को रियलिटी में फिजिकली बाज़ार में पहुंचना पॉसिबल नहीं है ना। और यदि इतने बड़े मास में लोग एकत्रित होंगे तो कहीं ना कहीं पैंडेमिक को और ज़्यादा डेंजर लेवल पर ले जाने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसको देखते हुए बांग्लादेश की सरकार ने एक डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म शुरू किया है, एक पोर्टल शुरू किया है। उसके तहत क्या होगा कि बांग्लादेश में जो लोग हैं वो एनिमल्स को सेल या परचेस कर सकेंगे। किसके लिए? ईद उल अजहा के त्यौहार के लिए। जितनी भी जानवर की कुर्बानी देने के लिए, जानवरों को ख़रीदने या बेचने के लिए ये पोर्टल जो है वो चालू किया गया है। ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली ये जो कैटल फार्मर्स होते हैं और जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया ताकि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते भी वो अपनी सेल और परचेस ईजिली कर पाएँ और उनका लॉस ना हो। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर हम आप सभी को एक चीज़ बता दें कि प्लेटफॉर्म विच इज़ फ्री फॉर यूज़ टू बाय इंटरेस्ट पीपल, मतलब जो भी लोग इसे यूज़ करना चाहते हैं वो कम्प्लीटली फ्री इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई चार्ज यहाँ पर नहीं देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना है अभी, और यहाँ की कैपिटल ढाका और इसकी करेंसी जो है वो टका है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड
बंसीलाल भट्ट टेन्योर एज चेयरपर्सन ऑफ NCLT। ठीक है दोस्तों, तो NCLT क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ एप्लेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, जो बंसीलाल भट्ट साहब हैं उनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। तो द टेन्योर ऑफ जस्टिस बंसीलाल भट्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एप्लेट ट्रिब्यूनल हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है, और इनका जो टेन्योर है वो 3 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, या फिर तब तक के लिए जब तक कि अगला ऑर्डर नहीं आता, मतलब 3 महीने या जब तक कि अगला ऑर्डर नहीं आता उसके लिए होल्ड करके रखा गया, तब तक ये इस अपने चेयरपर्सन की पोस्ट पर रहेंगे। आगे हम बात करते हैं कि जो पोस्ट ऑफ मेंबर जो है जुडिशियल, ये भी यहाँ पर ये होल्ड करते हैं साथ में, तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट जो हैं ये यहाँ पर संभाल रहे हैं। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि जस्टिस बंसीलाल भट्ट जो हैं he was appointed as the acting chairperson of National Company Law Appellate Tribunal for 3 months after the completion of the chairperson Justice S.J. महोपाध्याय completed his term। जब महोपाध्याय ने अपनी टर्म को कंप्लीट किया था तो उनके बाद इन्हें 3 महीने के लिए बनाया गया, तो उसके बाद उनका वापस से एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि कोई भी अभी परमानेंट चेयरपर्सन इस पोस्ट के लिए अभी असाइन नहीं हुए हैं। आगे हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर विद NSDC टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स। ठीक है, NSDC के साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, भारत का नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है पार्टनरशिप की है। तो यहाँ पर बेसिकली डिजिटल स्किल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करेगा। उसके पीछे क्या है, देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में IT इनेबल्ड चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया गया है। और यहाँ पर जो इंडिया के यूथ को है अगले 12 महीनों में कोविड-19 के क्राइसिस के दौरान, जो माइक्रोसॉफ्ट होगा वो फ्री एक्सेस प्रोवाइड करेगा लर्निंग के लिए। ठीक है, क्लियर। और ये किसके साथ प्रोवाइड किया जाएगा, ई स्किल इंडिया पोर्टल जो कि NSDC का होता है उसके तहत प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब NSDC का जो पोर्टल है, ई इंडिया स्किल पोर्टल, उस पोर्टल पर माइक्रोसॉफ्ट जो होगा वो IT इनेबल्ड कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो है वो भारतीय युवाओं के लिए प्रोवाइड कराएगा। अब यहाँ पर याद रखना है कि द पार्टनरशिप विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ डिजिटल स्किल इकोसिस्टम विच विल प्रिपेयर इंडियाज़ वर्कफोर्स फॉर जॉब्स ऑफ द फ्यूचर। मतलब बेसिकली यहाँ पर जो एम है वो यूथ को IT इनेबल सर्विसेज में ट्रेन करना है, और उन्हें ऐसी स्किल्स को सिखाना है ताकि वो फ्यूचर में जो फ्यूचर ओरिएंटेड जो जॉब होंगी उनके लिए वो डेवलप हो सके, उनके लिए वो कैपेबल बन सकें। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है, दैट एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग रिसोर्स सेंटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट का जो लर्निंग रिसोर्स सेंटर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट लर्न के नाम से भी जाना जाता है ना, विल बी इंटीग्रेटेड विद द ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न है और ई स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म है, ये दोनों मिलकर जो है काम करेंगे, और इसके तहत भारतीय युवाओं को अच्छे लेवल की, उच्च दर्जे की स्किल ट्रेनिंग जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। इस एम को लेकर ये दोनों पार्टियाँ जो है साथ चल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC। चलिए आगे बढ़ते हैं। SBM बैंक पार्टनर्स विद मास्टर कार्ड फॉर स्मार्टर पेमेंट सॉल्यूशन, है ना। छोटे पेमेंट सॉल्यूशन के लिए SBM बैंक ने किसके साथ, मास्टर कार्ड के साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइवेट लैंडर है, जो कि SBM बैंक एक प्राइवेट लैंडर है। कहाँ का बैंक है, ये इंडिया का बैंक है। इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया मास्टर कार्ड के साथ। ठीक है, टू रेवोल्यूशनलाइज डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज। मतलब नेशनल और इंटरनेशनल पेमेंट सॉल्यूशन पाने के लिए SBM जो बैंक है, इसने किसके साथ, मास्टर कार्ड के साथ एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप करी हुई है। यहाँ पर हम ऐसे ले सकते हैं। और जो SBM बैंक है, SBM बैंक जो है, इसमें ये क्या करेगा, मास्टर कार्ड की हेल्प से मास्टर कार्ड सेंड करके एक न्यू ऑप्शन यहाँ पर शुरू किया जाएगा। ठीक है, जो कि डोमेस्टिक बिजनेस के लिए, डोमेस्टिक बिजनेसेस में बिजनेस टू कस्टमर सर्विसेज में एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए, पेमेंट जो ट्रांसफ़र उसमें तेज़ी लाने के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट सेंड करके नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, वहीं पर हम बात करें, द बैंक हैज़ बीन लैंडिंग द कोलैबोरेशन नैरेटिव टू एक्सेस द बेस्ट इन क्लास सॉल्यूशन विद द
स्विचिंग पार्टनर्स YAP। YAP इज़ एन API। यहाँ पर जो YAP है वो क्या है, एक API प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक API इंटरफेस है जिसके तहत ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको लगाया जाएगा। वे हम बात करते हैं SBM बैंक के बारे में, तो SBM बैंक जो है इंडिया का ये ऐसा पहला बैंक होगा जो रिसीव करेगा यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस, ठीक है, यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस से RBI से। तो SBM बैंक जो है ये भारत का ऐसा पहला बैंक है जो कि यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस RBI से प्राप्त करेगा। क्लियर। और इसका जो बैंक, इस बैंक का जो नेटवर्क है वो 6 ब्रांचेज हैं, लोकेटेड हैं, जो कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और रामचंद्रपुरम में हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। SBM बैंक के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि SBM बैंक के जो CEO हैं वो पर्वतेनी वेंकटेश्वरा राव हैं। और यहाँ पर SBM जो है, SBM बैंक का हेडक्वार्टर है वो पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। और मास्टर कार्ड के CEO जो हैं वो अजय पाल सिंह बंगा हैं। और मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। तो ये इतनी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए आपके नॉलेज कैबिनेट में। आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। हमारी अगली न्यूज़ ये है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्चेस सेल्फ स्कैन ऐप टू स्कैन डॉक्यूमेंट। ठीक है, वेस्ट बंगाल सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप जो है वो लॉन्च करी है। ठीक है, अब हम सभी को पता है कि एक इनिशिएटिव चल रहा था इंडिया में, जिसे हम डिस्कस करते हैं भी इस चीज़ को पढ़ने के बाद, है ना। चलिए, तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, इन्होंने एक सेल्फ स्कैन करके एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी जिसके थ्रू आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्कैन कर सकते हैं। और ये जो नई एप्लीकेशन है इसको डेवलप किया गया है स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना, मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, मतलब ये एक पूरी तरह भारतीय ऐप है। अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ स्कैन ऐप के बारे में। तो जो सेल्फ स्कैन ऐप है ना, ये कम्प्लीटली सेफ़ और प्रोटेक्टेड ऐप कही गई है। ठीक है, और इसके थ्रू किसी भी तरह की डेटा की चोरी नहीं की जाती कस्टमर की। जैसे कि हम सभी को पता है कि अलग जितनी भी ऐप्स होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्राइवेट डेटा को हैक करती हैं, प्राइवेट डेटा को चोरी करती हैं। और इसको लेकर काफ़ी सारे इश्यूज़ भी खड़े होते रहे हैं समय समय पर। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को बनाया गया है। मतलब ये सर्वर पर किसी भी तरह का जो कस्टमर का या यूज़र का डेटा है वो स्टोर नहीं करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो सेल्फ स्कैन ऐप है, क्लियर, ये तब आई है जब 59 चाइनीज़ ऐप को जो है मोबाइल एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया। हम सभी को पता है बायकॉट चाइना एक्ट के तहत 59 चाइनीज़ ऐप को भारत में बैन कर दिया गया है। ठीक है, जिसके तहत चाइनीज़ गुड्स को जो है वो बायकॉट किया जा रहा है ड्यू टू रेजिंग टेंशन बिटवीन इंडिया चाइना बॉर्डर्स। आगे हम बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर जो वेस्ट बंगाल की हैं वो ममता बनर्जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ साहब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। अगली इन्फॉर्मेशन हमारी कि UKIBC अपॉइंट जयंत कृष्णा एज ग्रुप CEO। UKIB, अब ज़रा UKIB काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UPSC के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है आपके लिए। इसे ज़रूर नोट करेंगे सभी लोग। यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं साहब की। तो जो UKIBC है इसका फुल फॉर्म है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल है। इसने जयंत कृष्णा को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो है वो नियुक्त किया है। और जो जयंत हैं वो रिप्लेस करेंगे अपने करंट ग्रुप CEO रिचर्ड हेल्ड को जो है ये रिप्लेस करेंगे। क्लियर। अब इससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो जयंत कृष्णा थे, इन्होंने एज अ CEO ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स स्किल्स इंडिया मिशन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब NSDC के भी इन्होंने एज अ हेड और CEO काम किया हुआ है। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं। जयंत कृष्णा विल बी द फर्स्ट UKIB ग्रुप CEO टू बी बेस्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिया से होने वाले पहले CEO जो हैं बनेंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एक इंटर बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर पहुँच रही है। ठीक है, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं UKIB के बारे में। UKIB के बारे में ज़रा मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं। तो जो UKIB है ना, UKIB है यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी फाउंडेशन कब की गई थी? सबसे पहले 1993 में से इंडो ब्रिटिश पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया गया था। और वर्ष 2007 में
इसे यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल में परिवर्तित कर दिया गया था। तो याद रखना 1993 में इसका एस्टैब्लिशमेंट इंडो ब्रिटिश पार्टनरशिप के नाम से हुआ था और 2007 में इसका नाम बदलकर यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल रख दिया गया है। तो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल को ऐसा माना जा सकता है कि 2007 में ही इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। आगे ज़रा हम बात कर लेते हैं कि इसकी सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं जो ये प्रोवाइड करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन और कंसल्टिंग की फील्ड में काम करते हैं। और यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है ना। यूके की कैपिटल लंदन में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, तो चलिए ये दोस्तों पहले हमने डिटेलिंग में देखा था, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अपटाइम टियर 4 डाटा सेंटर स्थापित जो है वो कहाँ किया गया, मुंबई महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में, गांधीनगर गुजरात में या बेंगलुरु कर्नाटका में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि मुंबई में हीरानंदिनी फॉर्चून सिटी के अंदर एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अपटाइम टियर 4 डाटा सेंटर को स्थापित किया गया, जिसे पनवेल डेटा सेंटर पार्क या इंटीग्रेटेड योटा डेटा सेंटर पार्क का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि वह राज्य जहां तितली प्रजाति की सबसे बड़ी तितली खोजी गई है, मतलब सबसे बड़ी तितली कहां पर खोजी गई है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि वर्ष 1932 में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर विलियम हेनरी इनवाइस द्वारा 190 मिलीमीटर लंबाई की दक्षिणी वर्ड विंग तितली जो है वो खोजी गई थी। और हाल ही में हिमालय बटरफ्लाई का नया मापक जिसका नाम गोल्डन वर्ड विंग है, जिसके अनुसार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में डीडीआर कस्बे में 194 मिलीमीटर लंबी पंख फैलाव वाली मादा गोल्डन वर्डफ्लाई खोजी गई। तो इससे पहले 190 मिलीमीटर वाली जो थी वो सबसे बड़ी मानी गई थी, अब 194 मिलीमीटर की जो खोजी गई है इसे सबसे बड़ा माना गया, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में खोजी गई है, याद रखेंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वह सार्वजनिक उपक्रम जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अभी हमने डिस्कस भी किया था CSR, रात 11 बजे वाली क्लास में हमने डिस्कस भी किया था रात में से CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत रेलवे का ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से जुड़ेगा वेल इंडिया, NTPC, इंडियन ऑयल या फिर गेल इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि BHEL जो है ये ऐसा करेगा और इसके लिए BHEL 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना भी स्थापित करेगा, जिसकी लागत 1.37 करोड़ होगी। आगे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के एग्री बिजनेस इक्वेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है, रायपुर, कोरबा, दंतेवाड़ा या बिलासपुर में। तो इसका सही आंसर है कि इसे कृषि व्यवसाय उस्मान केंद्र की स्थापना की जा रही है, ठीक है, जो कि कहाँ पर की जाएगी, रायपुर में की जाएगी। और जो योजना है रफ्तार, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है कृषि और समृद्ध क्षेत्र कायाकल्प के लिए पारिश्रमिक अनुमोदन के तहत इसे किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के द्वारा टैथियान पावर कंपनी के संबंध में किस देश पर 5 बिलियन से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। तो चीन, पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय ने 2011 में रोको टीक परियोजना के लिए टेरिटन कॉपर कंपनी नामक एक खनन पट्टे की अवैध रूप से अस्वीकार करने के लिए पाकिस्तान पर 5 बिलियन से अधिक का जो है वो जुर्माना लगाया था। तो पाकिस्तान पर लगाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन और ये पैटर्न पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइव चैट के थ्रू अपने रिव्यू ज़रूर देते रहें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।